नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम अपेक्स बैंक वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जो 15 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें हम भारत के संविधान का दूसरा पार्ट आज देखने वाले हैं जिसमें लगभग 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। कथन है आपका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही कथन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो यह भी बिल्कुल सही कथन है अनुच्छेद 74 के अनुसार कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। नियुक्ति से पूर्व इसे किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो देखिए यह कथन यहाँ पास गलत हो जाएगा। नियुक्ति के पूर्व प्रधानमंत्री को किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है और वह फिर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे क्या करना होगा, 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेनी होगी, अर्थात वह सदस्य ना होते हुए भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके अलावा ऑप्शन डी दिया है, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है। तो ऑप्शन है आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी या विधि आयोग के अध्यक्ष या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है महान्यायवादी, जबकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। इसके अलावा महान्यायवादी को अनुच्छेद 76 के तहत क्या है, सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का अधिकार है। ठीक है, परामर्श दे सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। आपका ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 58 में क्या राष्ट्रपति पद की योग्यता है। तो बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही सुमेलित है। अनुच्छेद 76 में क्या भारत का महान्यायवादी है। तो बिल्कुल अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। इसके अलावा अनुच्छेद 43 ख दिया गया है, क्या इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन के विषय में उल्लेख है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, यह युग्म भी सुमेलित है। तो इसके बाद ऑप्शन डी बच गया, अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति पर महाभियोग, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, और इसके अलावा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है ये किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 61 में। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके बाद अगला अनुच्छेद देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने पद पर न रह जाने के बाद भारत सरकार या फिर किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। अर्थात यदि वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो फिर वह किसी और किसी और पद पर सेवा नहीं दे सकता। ठीक है, तो कौन ऐसा है, तो क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है या महान्यायवादी है या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर उपराष्ट्रपति। तो देखिए सरकार एवं महालेखा परीक्षक ऐसा पद है जो एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार किसी भी सरकार के किसी भी पद पर सेवा नहीं दे सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। प्रथम विधिक सलाहकार पूछा गया है। तो देखिए अभी हमने केंद्र सरकार का देखा, केंद्र सरकार का कौन होता है, महान्यायवादी होता है। तो राज्य सरकार का कौन होगा, महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता याद रखेंगे, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है और ये क्या करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल ग्रहण करता है या पद धारण करता है। ठीक है, महान्यायवादी क्या कर रहा था, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा था या फिर इसका कार्यकाल कितना था, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपका, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तो देखिए बिल्कुल सही कथन है यहाँ पास, लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है, यह कथन यहाँ पास गलत हो जाएगा। तो महान्यायवादी लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य भी हो सकता है, बोल भी सकता है, कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन है आपका महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो न्यायालय हैं उनके सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो महाधिवक्ता यहाँ पास गलत हो जाएगा, अर्थात इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है महाधिवक्ता की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, या चयनित होता है, या फिर मनोनीत होता है? तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष की बात हो रही है। ये क्या होता है? चयनित होता है। लोकसभा के जो सदस्य हैं वे स्वयं के मतलब अपने सदस्यों में से लोकसभा क्या करेगी? अपने सदस्यों में से 2 लोगों को यथाशीघ्र चुनेगी और एक को अध्यक्ष बनाएगी लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा अपने में से ही चुनकर, और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, यथाशीघ्र बनाया जाएगा। और इसका वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद क्रमांक 93 में है। ठीक है, अनुच्छेद 93 में यह वर्णन किया गया है। और यहाँ चयनित का मतलब आप चूज से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पास इलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चयनित का मतलब इलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पास इंग्लिश चूज होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही कथन है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, यह कथन भी सही है। राज्यपाल के वेतन भत्ते तथा अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने बताया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके अनुसार करता है? तो अनुच्छेद 216 के अनुसार करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की जा रही है। यहाँ पास ऑप्शन है, 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। पहला ही कथन यहाँ पास गलत है, 65 नहीं बल्कि 62 होगा यहाँ पास, 62। राष्ट्रपति को संबोधित करके पद त्याग कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये कथन सही है। राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पास एक आपको दिक्कत ये है कि राष्ट्रपति ऐसा आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी देगा जब संसद में क्या होगा? प्रत्येक सदन में, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन द्वारा उसी सत्र में, जिस सत्र में यह बात की जा रही है, ठीक है, उसी सत्र में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाए। ठीक है, कि इस न्यायाधीश को पद से हटाया जाए, इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, और तब ऐसा आदेश क्या करेगा? राष्ट्रपति ऐसा आदेश जारी कर सकता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा फिर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो ये हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो क्या राज्यपाल की सलाह पर, या मुख्यमंत्री, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर महाधिवक्ता की सलाह पर? तो देखिए, राज्यों में राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकता है? तो क्या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, या फिर अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, या फिर सी उपर्युक्त दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, 19 में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये बिल्कुल आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है, जो आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और है अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो ये भी निलंबित नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन संभव है? क्या 352 या 56 या 68 या 60? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन संभव होता है? यहाँ पास देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। इसमें क्या करते हैं, 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है और 2/3 बहुमत से क्या किया जाता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 352 यहाँ पास दिया गया है, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का, अर्थात यदि किसी राज्य विशेष में या फिर क्षेत्र विशेष में कोई संविधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इसके अलावा 360 है, ये वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है और कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है आपका, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है इस प्रक्रिया द्वारा साधारण बहुमत से। वोट बराबर स्थिति होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है। तो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष वोट बराबर होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो ये कथन यहाँ पास गलत हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं बल्कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो देखिए धन विधेयक है, यह कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा अनुच्छेद 110 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा कि यह विधेयक साधारण विधेयक है, धन विधेयक है या फिर कौन सा विधेयक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार है क्या एक विधिक अधिकार है या मूल अधिकार है या उपर्युक्त दोनों है या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सूचना का अधिकार मूलतः तो एक विधिक अधिकार है। ठीक है, अधिनियम 2005 के अनुसार ये क्या है, एक विधिक अधिकार है। लेकिन क्या किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसे निहित बताया गया है, अर्थात ये मूल अधिकार के अंतर्गत भी इसे रखा गया है। तो उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों के अनुसार, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह मूल अधिकार भी है। तो यहाँ पास क्या होगा, हम इसे उपर्युक्त दोनों को आंसर ले सकते हैं। लेकिन यदि उपर्युक्त दोनों जब ऑप्शन ना हो तो यहाँ पास आपको क्या लेना है, विधिक अधिकार। ठीक है, उपर्युक्त दोनों, यदि इन दोनों को चुनने का आपके पास विकल्प है तो आप दोनों को चुनेंगे। लेकिन यदि केवल विधिक अधिकार मतलब केवल एक आंसर यदि आप ले सकते हैं तो विधिक अधिकार आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो क्या सरोजिनी नायडू थी, वी.एस. रमा देवी थी, इंदिरा गांधी थी या डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए वी.एस. रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, जो कि 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक कार्यकाल रहा है। बहुत ही अल्प कार्यकाल रहा है। तो एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया गया, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इसके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? क्या राष्ट्रपति को है, सर्वोच्च न्यायालय को है, चुनाव आयोग को है या फिर लोकसभा अध्यक्ष को है? तो देखिए चुनाव आयोग को इसका अधिकार है कि वह किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय घोषित कर सकता है या फिर दर्जा दे सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वास्तुकार या फिर शिल्पी बोल सकते हैं या निर्माता कहा जा सकता है। तो क्या बलवंत राय मेहता को बोलते हैं या फिर अशोक मेहता को या फिर जी.वी.के. राव या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पंचायती राज के ऊपर या फिर पंचायत या स्थानीय निकाय के ऊपर बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में क्या किया गया था, जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1957 में, तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि पंचायत या फिर जो स्थानीय स्वशासन है कितनी स्तरीय होनी चाहिए, तो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तो इस आधार पर यह आधार इन्होंने दिया और यही आधार त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था आज भी लागू है। इसीलिए बलवंत राय मेहता को
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। तो इसी के साथ यह पार्ट 2 इसका समाप्त होता है संविधान का। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।